नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कोबा। दोस्तों आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, वो हम देखेंगे। बेसिकली आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 सिटीजनशिप से डील करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन से लोगों को भारत का सिटीजन माना जाएगा, कौन से लोगों को भारत का सिटीजन नहीं माना जाएगा, ये आज हम देखने वाले हैं। साथ ही में डोमिसाइल का जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलग अलग जजमेंट्स दी हैं और कुछ पॉइंट्स उसमें हमें क्लियर करने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कंसेप्ट से। इस कंसेप्ट को आगे पढ़ें उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड और भी काफी सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम की इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे और टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं डालता रहता हूं, आप डेली बेसिस पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक सवाल से शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें एक देश में जो लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। अब देखिए, ये जो देश में लोग रहते हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिटिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कि उस देश के सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि उस देश के नागरिक नहीं हैं। ये जो लोग दूसरे देश से आकर इस देश में रह रहे हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, इन्हें हम एलियंस कहते हैं। एलियंस पे बाद में बात करेंगे, पहले सिटीजनशिप की बात करते हैं। सिटीजन आखिर है कौन? देखिए मैंने यहां पे लिखा दैट सिटीजन एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। अब बेसिकली सिटीजन वो व्यक्ति होता है जो कि उस देश की फुल मेंबरशिप को एंजॉय करता है, या यूं कहें कि वो व्यक्ति जो कि उस देश के सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करता है, सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करता है, उसे हम सिटीजन कह देते हैं। आप इसे यूं लेकर चलें कि सिटीजनशिप इज जस्ट लाइक अ क्लब। अगर आप सिटीजनशिप क्लब के मेंबर हैं तो आपको उस सिटीजनशिप क्लब के सभी बेनिफिट्स एंजॉय करने को मिलेंगे। अगर आप वहां के मेंबर नहीं हैं, क्लब के मेंबर नहीं हैं, एक विजिटर हैं, तो आपके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं जो कि मेंबर्स के ऊपर नहीं होती हैं, एंड लिमिटेड राइट आपको एंजॉय करने को मिलते हैं अगर आप एलियन हैं। अब एलियंस की अगर हम बात करें तो देखिए, एलियंस जैसे मैंने आपको बताया वो लोग जो कि एक देश में आके रह रहे हैं, उस देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। एलियंस को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं फ्रेंडली एलियंस एंड दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंडली एंड एनिमी। फ्रेंडली एलियंस कौन से होते हैं तो समझते हैं। देखिए, अगर भारत का किसी देश के साथ डिक्लेयर्ड युद्ध चल रहा है, इफ इंडिया इज इन अ डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर विद एनी कंट्री, एंड उस कंट्री का कोई व्यक्ति भारत में आके रह रहा है, उसे हम एनिमी एलियन के नाम से जानेंगे। फ्रेंडली एलियन कौन होगा? कोई विदेशी नागरिक भारत में जो रह रहा है और वो एक ऐसे मुल्क से आता है, एक ऐसे देश के से आता है जिसका भारत के साथ डिक्लेयर्ड युद्ध नहीं चल रहा है, डिक्लेयर्ड वॉर नहीं चल रही है। सो अगर आज की बात करें, आज की डेट में जो भी लोग बाहर से आके इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, चाइना से ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी हम फ्रेंडली एलियन काउंट करके चलते हैं, क्योंकि आज की डेट में भारत का एनिमी नेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के साथ हमारा डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर नहीं चल रहा। राइट, सो ये है डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडली एंड एनिमी एलियन। अगर हम राइट्स की बात करें तो देखिए, हमें यहाँ पे है हायरार्की को समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो राइट्स हैं वो एक सिटीजन के पास होते हैं, उससे कम अधिकार फ्रेंडली एलियंस के पास होते हैं, एंड उससे भी कम अधिकार एनिमी एलियंस के पास होते हैं। इवन आर्टिकल 22 में जो बेसिक फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है, वो भी आप देखेंगे, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो एनिमी एलियंस एंजॉय नहीं करते हैं। चलिए, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो कि हमें समझने चाहिए कि केवल और केवल सिटीजन्स के पास अवेलेबल हैं, फ्रेंडली या फिर एनिमी एलियंस के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे आर्टिकल 15 में अगर हम देखें, जो कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि भाई सिटीजन्स में गिवन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। सो आर्टिकल 15 हो गया, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स। आप देखिए वर्ड लिखा है सिटीजन्स और ग्राउंड्स दिए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। इसी तरह से आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें, जो कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, वहां पे भी स्टेट को यहां पे प्रोहिबिट किया गया है कि स्टेट सिटीजन्स को पब्लिक अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देते समय
गिवन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। अगेन राइट गिवन ओनली टू सिटीजन्स। इसी तरह से आर्टिकल 19 की बात करें, फ्रीडम्स हमें मिले हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री। ये सभी जो फ्रीडम्स मिले हैं आर्टिकल 19 में केवल और केवल सिटीजन्स को मिले हैं। इसी तरह से आर्टिकल 29 की बात करें, आर्टिकल 30 की बात करें जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं, केवल और केवल सिटीजन्स को मिले हैं। आर्टिकल 326 राइट टू वोट ओनली विद द सिटीजन्स। सिमिलरली आप देखते हैं बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जहां पर केवल और केवल भारत के नागरिक ही पहुंच सकते हैं, बी इट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर है, एडवोकेट जनरल है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जहां पे भारत का नागरिक होना लाजमी है, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ हमें समझना चाहिए कि राइट्स के साथ साथ सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज भी मिलती हैं, जैसे राइट टू पे, ड्यूटी टू पे टैक्स, ड्यूटी टू वोट इन द इलेक्शंस, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कंट्री एटसेट्रा। चलिए अब बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लीगल प्रोविजंस की। देखिए अगर हम लीगली बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप के साथ, लेकिन पार्ट 2 में आप देखेंगे केवल और केवल 7 आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11। इन 7 आर्टिकल्स में हम सारा कुछ नहीं बता सकते कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा। सो इसलिए जो 7th आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 11, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया और ये समझते हुए कि हम संविधान में सभी रिलेटेड प्रोविजन सिटीजनशिप के नहीं रख सकते, तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दे दी कि पार्लियामेंट चाहे तो कानून ला सकती है सिटीजनशिप के मैटर पे एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स को डील कर सकती है। इन परसुएंस टू दी आर्टिकल 11, पावर गिवन इन आर्टिकल 11 टू द पार्लियामेंट ने भी एक कानून लेकर आया दैट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है प्रोविजंस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो कि सिटीजनशिप से डील करते हैं। अगर पार्ट 2 की बात करें, बेसिकली ये बात करता है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 10 बात करता है कि ऑन द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किन लोगों को भारत का नागरिक गिना जाएगा, किन लोगों को भारत का नागरिक नहीं गिना जाएगा। उसके बाद किस तरह से कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किस तरह से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा, किन किन तरीकों से भारत का नागरिक बनेगा, या किस व्यक्ति की भारत की नागरिकता छिन जाएगी, सिटीजनशिप छिन जाएगी, किन किन तरीकों से सिटीजनशिप को छीना जाएगा, वो सारी जो प्रोविजंस हैं हमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में देखने को मिलती हैं। ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। देखिए पार्ट 2 5 to 11 आर्टिकल बेसिकली इसमें हमें देखने को मिलता है कि सिटीजनशिप 3 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई। कौन से 3 पार्ट्स में? फर्स्ट इज सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, सेकंड इज सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, थर्ड इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये कौन सी सिटीजनशिप की बात कर रही है? ये उन लोगों की सिटीजनशिप की बात की गई है जो लोग ऑन द डे ऑफ द कमेंसमेंट भारत के सिटीजन गिने गए। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सिटीजन गिने गए। अब इसमें पार्ट 5 to 10 की अगर हम बात करें, बेसिकली आर्टिकल 5 to 10 की अगर हम बात करें, इसमें से 5 to 9 तक जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमें देखने चाहिए। जैसे कि अगर 5 की बात करें, वो बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। 6 जो है वो बात करते हैं उन लोगों को सिटीजनशिप देने की जो कि भारत में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए। 7 जो है वो उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है जो लोग एक्चुअल में इंडिया में ही थे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से वापस रिटर्न इंडिया में आए, उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है। आर्टिकल 8 जो है वो बात करता है उन लोगों को सिटीजनशिप देने की जो कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे एंड उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उस समय किसी अन्य मुल्क में जैसे कि यूरोप आदि में कहीं पर रह रहे होंगे, उन लोगों को सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी उसकी बात की गई है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 5 से ही शुरू करते हैं, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। अब बेसिकली सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है सबसे पहले वही समझ लेते हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है, डोमिसाइल बेसिकली इज अ पर्सन हु ईदर हैज और बाय लॉ डीम्ड टू हैव परमानेंट होम इन अ कंट्री। डोमिसाइल आप कब बनते हो? जब आपका एक देश में परमानेंट होम होता है तो आप उस देश के डोमिसाइल कहलाते हैं। So basically domicile होने के लिए you have to fulfill 2 conditions. First is that you must have a residence in that particular country जहां के आप domicile बनना चाहते हैं, and second is that you must have intention
टू मेक दैट कंट्री अ परमानेंट होम। अब मान के चलें एक व्यक्ति है, उसके 2-3 देशों में घर हैं, होते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके हो सकता है कि 3 देशों में घर हो, इंडिया में भी हो, यूके में भी हो, अमेरिका में भी हो। ऐसे में तीनों में घर हैं, वो डोमिसाइल कहाँ के होंगे? तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि आपकी जो इंटेंशन है वो कहाँ पे रहने की है, परमानेंट घर कौन से देश को बनाने की इंटेंशन मंशा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप कहाँ के डोमिसाइल हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की। क्या कहता है? कहता है जी सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। अब इसमें आपको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिलेगी इफ यू फुलफिल 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन तो यही है दैट आप इंडिया के डोमिसाइल होने चाहिए। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिलेगी। 2 कंडीशंस, पहली क्या है? दैट यू मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ द कंट्री ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड। दूसरा, आप या तो खुद भारत में पैदा हुए होने चाहिए या फिर आपका एक या दोनों पेरेंट्स भारत में पैदा हुए होने चाहिए, या फिर कोई भी आपका भारत में पैदा नहीं हुआ तो ऐसे में आप जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उससे कम से कम 5 साल पहले से भारत में रेजिडेंट होने चाहिए। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हैं प्लस यू वर द डोमिसाइल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो आपको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिल जाएगी। सो अगेन 2 कंडीशंस, डोमिसाइल होना भारत का, दूसरा आप यहां पे पैदा हुए हो या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई यहां पे पैदा हुआ हो, या फिर जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उससे 5 वर्ष पहले से आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, नॉट लेस देन 5 years, राइट। सो तब जाके आपको ये इंडिया की सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिलती उस समय। ठीक है, सो डोमिसाइल की अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल कौन होता है। अब इसी से जुड़ी हुई हमें 2-3 चीजें और समझनी चाहिए। सो बेसिकली देयर आर 2 क्लासेस ऑफ डोमिसाइल। फर्स्ट इज डोमिसाइल बाय ओरिजिन, जहां पे आपका जन्म हो गया आप वहां के डोमिसाइल हो गए। दूसरा डोमिसाइल बाय चॉइस। अब डोमिसाइल बाय चॉइस कैसे होता है? डोमिसाइल बाय चॉइस होता है कि मान लीजिए आपका जन्म हुआ लेट्स से अमेरिका में, आप इंडिया आके बस गए, इंडिया में आपने अपना रेजिडेंस खरीद लिया या इंडिया में आपने अपना रेजिडेंस किराए पे ले लिया, प्लस यू हैव द इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया। सो ये दोनों चीजें अगर हो गई तो ये डोमिसाइल बाय चॉइस हो गया। सो ये 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा, नासिर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें हमें देखने को मिला कि डोमिसाइल ऑफ एन इन्फेंट जनरली फॉलोज द डोमिसाइल ऑफ हिज फादर। तो बेसिकली जो फादर का डोमिसाइल होगा एक बच्चे का भी डोमिसाइल वो हो जाएगा। दूसरा, हमें यहाँ पे करीमुनिसा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट में देखने को मिलता है दैट मैरिड वुमेन टेक्स डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड। सो बेसिकली जो मैरिड वुमेन होती हैं जनरली ये एजम्पशन होगी कि भाई वो अपने हस्बैंड का डोमिसाइल लेकर जाएंगी। सो जहां पे उनके हस्बैंड का डोमिसाइल होगा वही मैरिड वुमेन का भी डोमिसाइल होगा। तीसरा, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया दैट आर्टिकल 5 रिकॉग्नाइजेज ओनली वन डोमिसाइल दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 के पर्पज से देयर इज ओनली वन डोमिसाइल दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। यहां पे स्टेट का कोई डोमिसाइल नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 5। यहां पे ये नहीं हो सकता कि पंजाब का डोमिसाइल, हरियाणा का डोमिसाइल, नहीं। आर्टिकल 5 में ये जो डोमिसाइल की बात की गई है बेसिकली इट हैज टॉक्ड अबाउट द डोमिसाइल ऑफ इंडिया एज अ होल, एंड बेसिकली इंडिया का ही डोमिसाइल होगा बिकॉज इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, यहां पे स्टेट्स का डोमिसाइल नहीं हो सकता। चलिए आर्टिकल 6 की बात करते हैं। सो मैंने आपको बताया था टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से भारत में आए उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया है। पहले वो लोग जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए थे पाकिस्तान से। दूसरा वो लोग जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आए। ना क्या कहता है? कहता है जी ऐसे लोग जिन्होंने भारत में माइग्रेट किया पाकिस्तान से, दे शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। किन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तब जाके वो डीम किए जाएंगे? पहला तो ये कि वो अनडिवाइडेड भारत के बीच में पैदा हुए होने चाहिए, यानी कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो कि अनडिवाइडेड भारत को रिकॉग्नाइज करता था, उसमें उनका जन्म हुआ होना चाहिए, या फिर उनके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ होना चाहिए। ये बात पहली। ऐसा नहीं है कि कोई इराक से इंडिया में आ गया उसको भी आप यहां पे इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल 6 के तहत दे दोगे, ऐसा नहीं है। जो लोग
अनडिवाइडेड भारत में पैदा हुए होंगे या फिर जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए होंगे, पहला तो उनको यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। एंड दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई, दूसरा कहता है जी इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th जुलाई ऑफ 1948 हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द कंट्री सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 जुलाई 1948 को भारत में आ गया, या फिर 10 जुलाई 1946 1946 में भारत में आ चुका था, जब से वो इंडिया में आया तब से वो भारत में ही रह रहा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। या फिर ऐसे लोग जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए, दे मस्ट हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया, तो उनको यहां पर भारत में आकर अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करना होगा। लेकिन एक और यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है, वो ये कि मान लो आप 20 जुलाई 1948 के दिन भारत में आए, राइट, 20 जुलाई 1948 के दिन आप भारत में आए। अब आते ही आप सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। भारत में पाकिस्तान से आप 20 जुलाई 1948 के दिन आए, उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स मिनिमम आपको भारत में रहना होगा, तब जाकर आप अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। सो आर्टिकल 6 किन लोगों की बात की, वो लोग जो कि भारत में आए, कहां से आए, पाकिस्तान से आए, कब आए, या तो 19 जुलाई 1948 से पहले आए या 19 जुलाई 1948 के बाद आए। कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी है, पहली कंडीशन तो ये कि आपका या फिर आपके माता पिता में से किसी का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म अनडिवाइडेड भारत में हुआ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए तो तब से ही आप भारत में रह रहे होने चाहिए। दूसरा, अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद में आए तो बाद में आने के कम से कम 6 महीने बाद आप यहां पर जो है रहे 6 महीने, एंड उसके बाद आप इंडिया में अपने आप को सरकारी दफ्तर में जाकर एज अ सिटीजन रजिस्टर करेंगे। ये हो गया आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 जैसे कि मैंने आपको बताया उन लोगों की बात करता है जो कि पहले इंडिया में थे, इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वापस इंडिया आए। सो राइट्स ऑफ सिटीजंस ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब देखिए क्या कहता है, सबसे पहले तो इसने डिक्लेरेशन कर दी कि भाई जो लोग इंडिया से चले गए, राइट, कहता है जी नथिंग विथ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, जो लोग ऑन द 1st of March 1947 पाकिस्तान में जा चुके हैं, ऑन मतलब 1947 के 1 मार्च से पहले जो लोग पाकिस्तान में जा चुके हैं, दे शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो वही लिखा है, क्या कहता है, a person who has migrated after the 1st of March 1947। so basically क्या कह गया, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान में जा चुके हैं वो इंडिया के नागरिक नहीं गिने जाएंगे। ओके, दूसरा क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर सो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट। सो क्या कह गया कि भाई पहले तो डिक्लेरेशन कर दी 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भी यहां से जा चुके हैं, पाकिस्तान में गए हैं, दे शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द सिटीजंस ऑफ इंडिया, दे शैल नॉट बी टेकन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा कहता है कि मान लो आप पाकिस्तान में चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, उसके बाद आप वापस आ गए, वापस आने के बाद आप जब वापस आए तो एक परमिट ऑफ रीसेटलमेंट उस समय मिलता था, वो लेकर आप भारत में वापस आए तो आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगी। कहता जी और परमानेंट रिटर्न का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप लेकर आते हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरी इसमें यहां पे ये बात कही कि भाई एवरी सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 6 क्लॉज बी। सो बेसिकली इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि भाई आर्टिकल 7 उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे, वहां पे उनको समझ आ गया कि कोई फ्यूचर नहीं है, वो वापस इंडिया में आ गए, एंड इंडिया में जब वो आए परमिट ऑफ रीसेटलमेंट लेकर वापस आए, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 की बात करते हैं। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की बात करता है। सो बेसिकली ऐसे लोग जो कि
इंडिया से पाकिस्तान बांग्लादेश गए उनको नहीं हम गिन रहे, इंडिया से जो कि और मुल्कों में जाके सेटल हो गए, कहीं पे भी गए हो, चाइना बांग्लादेश को चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इराक वगैरह, कहीं पे भी गए हो, अगर आप बाहर जा चुके हैं और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दिन आप बाहर हैं तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्या कहता है, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो कोई व्यक्ति जिसका खुद का या उसके पेरेंट्स में से किसी का या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में और वो व्यक्ति इंडिया से बाहर रह रहा हो एंड हु इज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया एज सो डिफाइंड शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री where for the time being he is residing on the application made by him. So basically मान लीजिए कोई व्यक्ति था, जब भारत का संविधान शुरू हुआ he was ordinarily residing in UK, right? अब उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? उसमें दो कंडीशंस हैं। पहला तो या तो उसका खुद का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए या फिर उसके पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, जब ये उसको सिटीजनशिप देने तब मिलेगी। दूसरा, जब वो वहां पे जाएगा, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास जाकर अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि मैं पहली कंडीशन फुलफिल करता हूं और भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, और वहां पे अपनी एक एप्लीकेशन लगाएगा, तब जाके उसे यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी अंडर आर्टिकल 8। चल, आर्टिकल 9, persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये आज भी इम्पैक्ट करता है हम पे। कैसे, क्या कहता है? कहता है जी, नो पर्सन शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अब देखिए, फॉरेन स्टेट की अगर आपने सिटीजनशिप ले ली तो आपको आर्टिकल 5, 6, 8 के तहत कोई यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, राइट। सो डुअल सिटीजनशिप हम नहीं देते हैं। उसका जो पहला हमें जो एक लीगल डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है या लीगल प्रोविजन देखने को मिलता है वो हमें आर्टिकल 9 में ही देखने को मिलता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी दैट आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री इज नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ पासपोर्ट एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे देश का पासपोर्ट एक्वायर करते हैं, मैंडेटरीली दे हैव टू सरेंडर द इंडियन पासपोर्ट, अदरवाइज इट विल बी एन ऑफेंस। सो ये चीज हमें आर्टिकल 9 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 10, आखिरी आर्टिकल, फटाफट से कंक्लूड करते हैं। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप क्या कहता है कि वो लोग जो कि भारत के नागरिक थे उनको एश्योरेंस देता है बेसिकली कि वो बने रहेंगे, राइट। क्या कहता है? एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द पार्ट दिस पार्ट shall subject to the provisions of any other law made by the parliament continue to be citizen of India। so basically ये उन लोगों के लिए एश्योरेंस थी जो लोग या तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 किसी के भी तहत भारत के नागरिक बने हो, उनको नागरिकता कंटिन्यू रहेगी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट ने किसी अन्य कानून के द्वारा उनकी नागरिकता पे कोई सवाल खड़ा कर दिया तो। सो इट वाज एन एश्योरेंस क्लोज, नथिंग एल्स। ठीक है जी, ये था आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि आर्टिकल 10 तक जो है ये बात की गई है उन लोगों की जो कि ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, आई मीन ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद जो लोग इंडिया में पैदा होंगे या फिर इंडिया की नागरिकता पाना चाहते हैं, कैसे पा सकते हैं, उनकी बात की गई है। इंडिया से जो लोग नागरिकता या तो सरेंडर करना चाहते हैं या जिनकी नागरिकता छिन जाएगी, वो किन किन मामलों में छिनेगी उनकी बात की गई है कि भाई उनके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी। वही बात यहाँ पे पार्लियामेंट
ने देखी और पार्लियामेंट को यहाँ पर कानून बनाने की पावर दी गई है। सो ये आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 हमने डिस्कस किया। मैंने कोशिश की कि इसको जितना आसान हो सके मैं आपको बनाकर आपके सामने पेश करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में हम बात करेंगे इसी से जुड़े हुए अगले टॉपिक की, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।